मोटा भाई इतने अमीर है कि अपनी छोटे बेटी की सिर्फ प्री वेडिंग में ही माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्मर सीईओ बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ फेसबुक एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड के तमाम हस्तियों को इनवाइट किया। फेमस इंटरनेशनल पॉप सिंगर रॉबिन रियाना से फुल नाइट परफॉर्मेंस करवाया और जो बॉलीवुड में आज तक नहीं हो सका, तीनों खानों को एक साथ एक ही स्टेज में एक ही वक्त डांस करवा के इन लोगों ने ये भी पूरा कर दिया। और 5 जुलाई प्री वेडिंग में जस्टिन बीबर, हाँ जस्टिन बीबर जिनका गाना सुन के हम लोग बड़े हुए, उनको बुलाया, वो भी 83 करोड़ रुपए खर्च करके। और 12 से लेकर 14 जुलाई तक उनका फाइनल वेडिंग चला। हाँ फाइनली प्री वेडिंग क्रूज पार्टीज फलाना ढिमकाना सब कुछ हो जाने के बाद सला अब मुझे लग रहा है मैं इनको देखने के बाद खुद कभी शांति से शादी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है, जहाँ पर मुकेश अंबानी इतने अमीर है कि उनकी नाम और शौहरत की कहानियां चारों तरफ गूंज रही है, वही दूसरी तरफ उनके ही भाई अनिल अंबानी के बारे में ज्यादा कोई बात ही नहीं है, जबकि वो 2008 में वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। लेकिन अब अंबानी परिवार के इन्हीं दो भाइयों के अंदर इतना फर्क क्यों? अगर आप अंबानी ब्रदर्स के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत। पिछले आईपीएल मीडिया राइट्स वाले वीडियो में हमने बताया था कि मुकेश अंबानी आईपीएल मीडिया राइट्स को खरीदने के लिए लगभग 23,758 करोड़ रुपए खर्च किया। और ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्राइस से 286 लार्ज प्राइवेट जेट्स खरीदे जा सकते हैं। तो हाँ बाबा, ये बहुत ही बड़ी रकम है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे कैसे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आईपीएल के राइट्स उन्होंने जितने में खरीदे हैं ना, ये इनका कुल संपत्ति का केवल 2.4% है। मेरा नाम है सौरभ और आज हम अंबानी ब्रदर्स के लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर करेंगे। पिताजी धीरूभाई अंबानी अपनी शुरुआती दिनों में यमन में एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जहाँ पे उनके को वर्कर्स सिर्फ 25 पैसे की चाय पीते थे। वहीं पर उन्होंने 1 रुपए की चाय पीना शुरू किया। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर 1 रुपए की चाय पीने के लिए जितने भी शख्स आते थे, ये मोस्टली बड़े बिजनेसमैन होते थे। और यहाँ पर ये लोग अपने बिजनेस को लेकर डिस्कशन करते थे और धीरूभाई अंबानी इसी डिस्कशन को सुनने के लिए आते थे। क्या विजन था? 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ के वो बॉम्बे चले आते हैं, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। खुद के 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने खुद की एक ट्रेड कंपनी चालू करी चंपकलाल दवानी के साथ मिलकर, जहाँ पर वो मसालों की ट्रेड करते थे। धीरूभाई अपने बिजनेस को जहाँ पर और भी एक्सपेंड करना चाहते थे, वही दूसरी तरफ दवानी फिर से एक नया रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनका ये पार्टनरशिप यहीं पर ही टूट गया। और धीरूभाई अंबानी ने एक नया रिस्क लिया और सब कुछ शुरू से शुरू किया, जो कि है नॉन अदर देन रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो मुकेश अंबानी, जिनको हम प्यार से मोटा भाई भी कहते हैं, उनका नेटवर्थ यानी टोटल नेटवर्थ है $117.8 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं लगभग इतना। देखो गिन सको तो गिन लो, छोड़ो मैं भी बता देता हूँ। तो ये इंडियन रुपीस में होते हैं लगभग 9,76,000 करोड़ रुपए। अपना सब कुछ चला जाएगा। हे भगवान, जब भी मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि इससे बुरा क्या ही होगा, तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा होता हूँ। वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ है सिर्फ $1 बिलियन। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा थे, तब तक दोनों भाई मिलकर कंपनी को अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन फिर आया वो दिन जब धीरूभाई अंबानी ने एक स्ट्रोक के चलते अनफॉर्चुनेटली 6 जुलाई 2002 में इस दुनिया को अलविदा कहा। एंड एज यूजुअल अपने पिताजी की मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच मतभेद होना शुरू हुआ, क्योंकि धीरूभाई अंबानी से एक गलती ये हो गई कि वो मरने से पहले अपने दोनों बेटों के बीच अपनी कुल संपत्ति का बंटवारा नहीं किया। तो फिर क्या, उनकी माँ कोकिलाबेन को इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने दोनों बेटों के बीच बंटवारा कुछ इस तरीके से किया, जहाँ पे अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनीज आई, क्योंकि मोटा भाई ने इन कंपनीज को ऊपर पहुंचाने में बहुत मेहनत की थी। और वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसे नए ग्रोइंग मजेदार कंपनीज दी गई, क्योंकि अपने मोटा भाई के छोटे भाई को ऐसे ही ग्रोइंग कंपनीज चाहिए थे जिनका ऑब्वियसली एक ब्राइट फ्यूचर हो और वो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सके और अपनी स्टैब्लिश कर सके अपनी एम्पायर। इस बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि आने वाले 10 सालों में ये एक दूसरे की फील्ड में एंटर नहीं करेंगे। जैसे कि छोटे भाई के पास टेलीकॉम का बिजनेस है, तो मोटा भाई यानी बड़े भाई टेलीकॉम बिजनेस में इंटर नहीं करेंगे। और जैसे कि बड़े भाई के पास पेट्रोलियम का बिजनेस है, तो छोटा भाई बड़े भाई के फील्ड में नहीं घुसेंगे। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि छोटे भाई बड़े भाई से बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे,
क्योंकि लोगों का ये कहना था कि छोटे भाई के पास बड़े भाई से ज्यादा अच्छी ग्रोइंग कंपनीज मिले हैं बंटवारे में। और कुछ सालों तक लोगों की ये प्रेडिक्शन सच भी होने दिखाई देने लगी, क्योंकि शुरुआती दिनों में अनिल अंबानी इतनी तेजी से ग्रो कर रहे थे कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में होने लगी और वो हर जगह लिटरली न्यूज़पेपर हो या न्यूज चैनल वो ही छाने लगे। फिर अनिल अंबानी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर में आने जाने लगे। एडलैब्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खरीद के उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया। 2009 में उन्होंने इस कंपनी का नाम बदल के रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया और उन्होंने स्टीफन स्पीलबर्ग, जो कि हॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर है, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के द्वारा कुछ फिल्म भी प्रोड्यूस किया, जैसे कि उनकी प्रोडक्शन में बनी एक फिल्म लिंकन, जिसने ऑस्कर भी जीता। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे मोटा भाई, जिनको हम एक तरह से स्ट्रेटेजी किंग भी कह सकते हैं। रिसेंट एग्जांपल जियो को ही ले लो। मुकेश अंबानी स्ट्रेटेजी किंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत ही बड़े विजनरी आदमी भी है। कुछ दिन पहले तक मोबाइल पे इतने जो सस्ते में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी, और अब आप फ्री में आईपीएल देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हो। इसका ज्यादातर क्रेडिट हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को ही जाता है। इन 2010 उनके दिमाग में ये सब आइडिया आया कि अगले 10-20 सालों में टेलीकॉम कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। उस वक्त पे जब 3G यूज करने के लिए सब पागल हो जा रहे थे, उस वक्त में डाटा पैकेज भी बहुत ही महंगी आती थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज ये जो डाटा हमें इतने महंगे प्राइस में मिल रहा है, यही आगे जाके 8-10 साल बाद हमें अठन्नी के भाव में मिलेगा। इसे कहते हैं विजन। जो कोई ना सोच पाए वैसा सोचो। लोग तो बोलेंगे ये आदमी पागल हो गया है क्या, सब सोचते हैं, लेकिन आपकी मंजिल पाने के लिए आपको ये सब बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो मोटिवेशन बात हो गया। दूसरी साइड पे जहाँ पे अनिल अंबानी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ टाइम तक फायदा मिला। $2 बिलियन इन्वेस्ट करके इनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस 2006 से लेकर 2010 तक नंबर 1 पे बनी रही। लेकिन इस सीडीएमए टेक्नोलॉजी का एक कंडीशन ये भी था कि ये सिर्फ 2G और 3G को ही सपोर्ट करती थी, 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। समय बीतने के साथ साथ इसी कारण से रिलायंस दूसरी कंपनी से पिछड़ने लगे, और दूसरी तरफ दोनों भाइयों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था कि अगले 10 सालों में कोई भी भाई एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेंगे, वो भी पूरा हो चुका था। और यही पर गरीबी में आटा गीला करने हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी 4G के धमाकेदार ऑफर के साथ मार्केट में उतर गए, जिसकी वजह से कई कंपनीज बैंकरप्ट होके बंद हो गई, जिसमें से हमारे मोटे भाई के छोटे भाई की कंपनी भी शामिल। अनिल अंबानी का डूबने का कारण ये भी था कि वो जब बैंकरप्ट हो रहे थे तब उन्होंने अपनी कंपनीज को बचाने के लिए और नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ये भारी मात्रा में बैंक से लोन लेने लगे। सुनने में आया था कि इनके सर पर $7 बिलियन का कर्ज था। यही पर भी था फॉर रीजन। एक बार एक कंपनी का $60 मिलियन का लोन ना चुकाने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन मोटा भाई ने बचा लिया। उन्होंने खुद अपना नेटवर्थ 0 बताया था ताकि वो ये सब लोन चुकाने से बच सके। कई लोगों का ये कहना है कि इनके पास अभी भी बहुत संपत्ति बची हुई है, लेकिन इन्होंने ये संपत्ति अपने परिवार के नाम कर रखी है। तो वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो आपको क्या लगता है हमारे मोटा भाई रिलायंस डिजिटल, जिसके अंदर जियो वगैरह वगैरह आता है, इससे कितने पैसे कमाते होंगे? तो मैं आपको बता दूं, इनके जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है इसका ये सिर्फ 10% है, और 22% रेवेन्यू जनरेट होती है रिलायंस रिटेल से, जिसमें रिलायंस ट्रेंड्स, स्मार्ट बाजार ये सब शामिल। तो बाकी बचे ऑयल एंड गैसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह से इनकी बाकी बचे रेवेन्यू जनरेट होती है। अरे यार, रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। इनके टोटल रेवेन्यू का 56% रेवेन्यू ऑयल टू केमिकल डिवीजन यानी जामनगर रिफाइनरी से जनरेट होती है। और मैं आपको बता दूं, ये मुकेश अंबानी के लिए पैसे का कभी ना खत्म होने वाला एक कुआं है। और एक बात, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो इस रिफाइनरी में होता क्या है? तो जो क्रूड ऑयल है, मतलब कच्चा तेल, इस क्रूड ऑयल को नॉर्मल यूज के लिए जो भी ऑयल आता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन वगैरह वगैरह में बदलने के काम आती है। और हाँ, ये रिफाइनरी सेटअप करने का आइडिया सबसे पहले मुकेश अंबानी जी के पिता यानी धीरूभाई अंबानी के दिमाग में आया था। वो वेंडर्स पर डिपेंडेंसी पे बिलीव नहीं करते थे, रादर वो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। जब इसी जामनगर रिफाइनरी का पहला फेज बनाना था, तब $6 बिलियन लगे थे इसे तैयार करने के लिए, मतलब नियरली 50,000 करोड़ इन मॉडर्न वैल्यूज। उनकी बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग में ये भी आया था कि अगर वो छोटे लेवल पर रिफाइनरी सेटअप करेंगे तो इसका कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा आ सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो बहुत ही हाई लेवल पे जाके रिफाइनरी सेटअप करेंगे, ताकि प्रॉफिट मार्जिन कॉस्टिंग से बहुत ही ज्यादा हो सके। प्लांट का जो पहला फेज था यानी फेज 1, सिर्फ इसे तैयार करने के लिए 31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का यूज किया गया था। और रिफाइनरी का जो सेकंड फेज है, ये हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी ने पूरा खुद बनाया था,
क्योंकि तब तक उनके पिताजी यानी धीरूभाई अंबानी एक्सपायर कर चुके थे और उन्होंने जो बनाया है वो पहले फेज को आराम से टक्कर देने के काबिल है। और इसी वजह से इस रिफाइनरी से जो भी प्रॉफिट आता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है अंबानी फैमिली के लिए। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 19,641 करोड़ रुपीज था। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो हमारे पिछले डायनासोर्स और आईपीएल मीडिया राइट्स वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करें, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें।